हेलो दोस्तों, मैं नकुल कुमार सिंह आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल स्टेशन मास्टर नकुल सिंह पर स्वागत करता हूँ। आज का पहला क्वेश्चन है, इनमें से किसे भारत का महान वृद्ध पुरुष कहा गया है? तो वृद्ध पुरुष किसे कहा गया है? तो दादा भाई नौरोजी को वृद्ध पुरुष कहा जाता है। तो दादा भाई नौरोजी ने एक पत्रिका गुजराती भाषा में लिखा था जिसका नाम था राष्ट्रगोप्तर। राष्ट्रगोप्तर याद रखेंगे कि वृद्ध पुरुष कहेगा किसे कहा जाता है, तो दादा भाई नौरोजी कहा जाता है। और दादा भाई नौरोजी ने गुजराती भाषा में गोप्त राष्ट्रगोप्तर नामक एक पत्रिका लिखा था। और इनकी प्रसिद्ध पुस्तक एक है पॉवर्टी ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इनका ही बुक का नाम क्या है? पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और 1887 में इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना किया था तथा ब्रिटेन हाउस ऑफ कॉमन का चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय बने। यानी पहला क्वेश्चन से 5 बात याद रखना है। पहला क्या कि वृद्ध पुरुष किसे कहा जाता है? तो दादा भाई नौरोजी कहा जाता है। इनका एक पत्रिका था गुजराती भाषा में लिखी थी जिसका नाम था राष्ट्रगोप्तर, जो साप्ताहिक पत्रिका था। इनका एक बुक का नाम था पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और इन्होंने भारतीय सुधार समिति की स्थापना 1887 में किया था इंग्लैंड में। भारतीय सुधार समिति की गठन समिति का स्थापना कहाँ किए थे? इंग्लैंड में किए थे। कब किए थे? 1887 में। और अगला बात यह याद रखना है कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन से चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो प्रथम भारतीय दादा भाई नौरोजी थे। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसने आनंद मठ लिखा था? माने आनंद मठ के राइटर का नाम पूछ रहा है। आनंद मठ के राइटर यानी लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी थे। यानी आनंद मठ एक क्या है? उपन्यास है जिसका प्रकाशन 1882 में हुआ था। और आनंद मठ में ही भारत के देशभक्ति गीत, जिसे वर्तमान में भारत का राष्ट्रीय गीत कहा जाता है, वंदे मातरम का वर्णन मिलता है। आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का भी उल्लेख मिलता है। आनंद मठ में क्या मिलता है? सन्यासी विद्रोह का भी क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। अगला बात याद रखना है, वंदे मातरम। वंदे मातरम का उल्लेख किसमें मिलता है? आनंद मठ उपन्यास मिलता है। क्वेश्चन कहेगा कि वंदे मातरम कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम गाया गया था? तो वंदे मातरम जो राष्ट्रीय गीत है जिसे कांग्रेस के 1896 के अधिवेशन में सर्वप्रथम गाया गया था, जो कोलकाता में हो रहा था अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष रहीमतुल्ला सयानी थे। यानी याद रखेंगे, कांग्रेस का अधिवेशन 1896 में कहाँ चल रहा था? तो कोलकाता में चल रहा था। कहाँ चल रहा था? कोलकाता में, जिसमें वंदे मातरम गीत को गाया गया था और जिसके अध्यक्षता रहीमतुल्ला सयानी कर रहे थे। वही क्वेश्चन कहेगा कि वंदे मातरम का राष्ट्रीय गीत कब अपनाया गया भारतीय संविधान में? तो 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया। तीसरा क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में उग्रपंथी यानी गर्म दल और नरमपंथी यानी ठंडे दल कब अलग हो गए? तो 1907 में के अधिवेशन 1907 में गरम दल और नरम दल दोनों क्या हो गए? अलग हो गए। वर्ष 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन के समय, यानी 1907 में जो कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हो रहा था, उस समय नरम दल और गरम दल क्या हो गए? अलग अलग हो गए। ये अलग होने के कारण क्या था कि उदारवादी जो भी संगठन था वो रास बिहारी बोस को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। वही उग्रवादी जो थे वो लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। तो याद रखेंगे कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में नरम दल और गरम दल कब अलग हुए थे? 1907 में हुए थे। 1907 में हुए थे। 1907 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ चल रहा था? तो सूरत में चल रहा था। और अलग होने के पीछे एक ही राज था, उग्रवादी लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। वही उदारवादी रास बिहारी बोस को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। अंततः कांग्रेस का अध्यक्षता किसने किया था? रास बिहारी बोस ने किया था।
अगला क्वेश्चन है, 1905 में लंदन में होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? 1905 में लंदन में एक होम रूल सोसाइटी की स्थापना हुआ था, जिसकी स्थापना श्याम कृष्ण वर्मा ने किया था। तो याद रखेंगे कि होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो श्यामजी कृष्ण ने किया था, श्याम कृष्ण वर्मा ने किया था। कब किया था? तो 1905 में। कहाँ किया था? लंदन में किया था। अगला उसमें एक और बात याद रखना है कि इंडियन हाउस की स्थापना जिसका उद्देश्य भारत की स्वतंत्रता के लिए विदेशों में क्रांतिकारी आंदोलन का प्रसार करना था। कहने श्याम कृष्ण वर्मा ने लंदन में होम रूल सोसाइटी का स्थापना किया। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 1942 में अखिल भारतीय कांग्रेस की मीटिंग में बंबई में कौन सा प्रस्ताव पारित किया गया था? यानी अगस्त 1942 में अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी की मीटिंग में बंबई में कौन सा प्रस्ताव पारित किया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव को क्या किया गया था? पारित किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन द्वितीय विश्व युद्ध के समय 9 अगस्त 1942 को आरंभ किया गया। तो याद रखेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 9 अगस्त 1942 को हुआ था। इसका लक्ष्य क्या था? भारत से ब्रिटिश साम्राज्य को क्या करना है? समाप्त करना है। भारत से ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करना है, जिसके लिए 8 अगस्त 1942 को, 9 अगस्त का चालू हुआ, उसके एक दिन पहले यानी 8 अगस्त 1942 को बंबई के ग्वालिया टैंक मैदान में अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में कांग्रेस का अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव को क्या किया गया? पारित किया गया। इसी आंदोलन में महात्मा गांधी ने क्या किया था? करो या मरो का नारा दिया था। तो आपको बात क्या याद रखना है कि 9 अगस्त 1942 और ब्रिटिश सरकार के द्वारा 9 अगस्त 1942 को प्रातःकाल में ऑपरेशन 0 आवर्स के तहत कांग्रेस के महत्वपूर्ण नेताओं को क्या कर लिया गया? गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें जेल में क्या कर दिया गया? बंद कर दिया गया। उसी में कहा जाए कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय जब महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया गया था तो किस जेल में रखा गया था? तो आगा खां महल में रखा गया था। आगा खां महल में रखा गया था और आगा खां महल में ही सरोजिनी नायडू और कस्तूरबा गांधी को भी रखा गया था। वही जवाहरलाल नेहरू की बात किया जाए तो उनको कहाँ रखा गया था? तो अल्मोड़ा जेल में रखा गया। कहाँ रखा गया था? अल्मोड़ा जेल में रखा गया था। वही राजेंद्र प्रसाद को कहा जाए कहाँ रखा गया था? तो बांकीपुर जेल में रखा गया। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को बांकुरा जेल में रखा गया। कहाँ रखा गया? बांकुरा जेल में रखा गया था। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा नेता नरमपंथी है? यानी कौन इसमें से नरमपंथी नेता है? तो बाल गंगाधर तिलक गर्मपंथी नेता थे। दूसरे है दादा भाई नौरोजी जो थे वो क्या थे? नरमपंथी नेता थे। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। वही लाला लाजपत राय गर्मपंथी नेता थे। बिपिन चंद्र पॉल गर्मपंथी नेता थे। ठीक है। होम रूल लीग की स्थापना किसने किया था? होम रूल लीग की स्थापना श्रीमती एनी बेसेंट तथा बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। तो याद रखेंगे, भारत में होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने वर्ष 1916 में किया था। वही कहेंगे बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना पूना में अप्रैल 1916 में चालू कर दिए थे। यानी कहने का मतलब बाल गंगाधर तिलक अप्रैल 1916 किस क्षेत्र में? पूना के क्षेत्र में होम रूल आंदोलन की क्या शुरुआत कर दिए थे। वही कह दिया जाए कि एनी बेसेंट ने होम रूल की शुरुआत सितंबर 1916 अडयार यानी मद्रास के क्षेत्र में शुरू की थी। यानी भारत में होम रूल लीग की स्थापना की बात किया जाए तो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट दोनों 1916 में शुरू किए थे। लेकिन बाल गंगाधर तिलक ने 1916 के अप्रैल माह में ही पुणे के क्षेत्र में शुरू कर दिया था, जबकि एनी बेसेंट होम रूल की स्थापना सितंबर 1916 अडयार यानी मद्रास के क्षेत्र में शुरू की थी। अगला क्वेश्चन है कि इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना कब किया गया था? इंडियन नेशनल
यूनियन की स्थापना कब किया गया था? तो इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना 1884 में किया गया था। 1884 में इंडियन नेशनल यूनियन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्था थी। यानी कहने के मतलब जो वर्तमान में इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसका पूर्ववर्ती नाम क्या था? तो भारतीय राष्ट्रीय इंडियन नेशनल यूनियन था, जिसकी स्थापना A.O. हुइम एम हेनरी कॉटन द्वारा 1884 में किया गया था। तो इंडियन नेशनल यूनियन क्या था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पूर्ववर्ती संस्था थी। पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था? तो सबसे पहला बात कि पूर्ण स्वराज की घोषणा कब किया गया था? पूर्ण स्वराज की घोषणा की बात करेंगे तो 31 दिसंबर 1929 ईस्वी में लाहौर में अधिवेशन चल रहा था, उसी समय पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई। तो आपको कहेगा कि पूर्ण स्वराज की घोषणा कब की गई? तो 31 दिसंबर 1929 लाहौर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? जवाहरलाल नेहरू। लेकिन पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? तो 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। तो पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? तो 26 जनवरी 1930 को मनाया गया है। लेकिन पूर्ण स्वराज की घोषणा कब किया गया? 31 दिसंबर 1929 को किया गया लाहौर अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम अंतरिम सरकार के गठन कब हुआ था? भारत में अंतरिम सरकार के गठन 1946 में हुआ था, 2 सितंबर 1946। याद रखेंगे, भारत में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? 2 सितंबर 1946 को हुआ था। और ये अंतरिम सरकार कब तक चला था? तो 15 अगस्त 1947 तक अस्तित्व में बनी रही। ठीक है। और अंतरिम सरकार में किसे अध्यक्ष चुना गया था? तो जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्ष चुना गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारतीयों ने साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया था? अरे भारतीय लोग साइमन कमीशन का विरोध करने का कारण क्या था? तो साइमन कमीशन कहेगा तैयार कब हुआ? तो 1927 में। 1927 में साइमन कमीशन तैयार हुआ था। अब भारत कब पहुंचा था? तो फरवरी 1928 में। और ये अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया था 1930 में। साइमन कमीशन में कुल कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे, और सातों के सातों अंग्रेज थे। इसीलिए साइमन कमीशन को व्हाइट मैन कमीशन भी कहा जाता है। और यही भारतीयों का सबसे बड़ा विरोध का कारण था कि उसमें जितने भी सदस्य थे सबके सब क्या थे? अंग्रेज थे। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने 1932 में आमरण अनशन क्यों रखा था? यानी 1932 में महात्मा गांधी आमरण अनशन क्यों रखा था? तो उसके पीछे कारण क्या है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा दलितों के लिए पृथक चुनाव की घोषणा कर दिया गया। ठीक है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में चल रहा था। ठीक है। पर उसी समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा कैम्युअल अवार्ड यानी सांप्रदायिक पंचायत को क्या किया गया? घोषणा किया गया, जिसमें मुस्लिम, ईसाई, सिख, आंग्ल भारतीय, पारसी, दलितों तथा महिलाओं के लिए प्रांतीय विधानमंडलों में पृथक निर्वाचन प्रणाली लागू करने की घोषणा की गई। यह प्रणाली दलितों पर विशेष रूप से लागू थी। इसके विरोध में महात्मा गांधी ने 20 सितंबर 1932 ईस्वी को आमरण अनशन कहाँ शुरू कर दिया? यरबदा जेल में। यरबदा कहाँ है? यरबदा जेल कहाँ है? पूना में है। प्रारंभ किया। परिणाम स्वरूप भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच पूना एक्ट हुआ। तो याद रखेंगे कि आमरण अनशन करने के पीछे सबसे बड़ा कारण क्या था? कि दलित लोग को पृथक क्या कर दिया गया? निर्वाचन प्रणाली लागू की घोषणा किया गया। इसी के विरोध में यरबदा जेल में महात्मा गांधी ने क्या कर दिया? आमरण अनशन शुरू कर दिया। अगला क्वेश्चन है कि गदर पार्टी की स्थापना किसने किया था? गदर पार्टी की स्थापना किसने किया था? तो सबसे पहले गदर पार्टी की स्थापना 1 नवंबर 1913 को हुआ था। कहाँ पे हुआ था? सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका में हुआ था। और इसका उद्देश्य क्या था? अंग्रेजी साम्राज्य को खत्म करने के उद्देश्य से बनाया गया था। गदर पार्टी के संस्थापक तथा अध्यक्ष की बात करेंगे तो सरदार मोहन सिंह भाखना थे। तो याद रखेंगे
गदर पार्टी की स्थापना किसने किया था? तो सरदार सोहन सिंह भाकना, जो ऑप्शन में नहीं है। तो याद रखें, गदर पार्टी की स्थापना 1 नवंबर 1913 को किसने किसके द्वारा किया गया? सरदार मोहन सिंह भागना। लेकिन कहेगा इसका उपाध्यक्ष कौन थे? तो केसर सिंह थे। यानी गदर पार्टी का पहला उपाध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? उपाध्यक्ष केसर सिंह थे। लेकिन क्वेश्चन कहेगा महामंत्री कौन थे? लाला हरदयाल, लाला हरदयाल। लेकिन क्वेश्चन कहेगा गदर पार्टी के कोषाध्यक्ष उस समय कौन थे? तो काशी राम थे। कौन थे? काशी राम थे। गदर पार्टी ने 1913 में ही पहला अखबार किस भाषा में प्रकाशित किया था? तो उर्दू भाषा में प्रकाशित किया था। तो गदर पार्टी की स्थापना 1 नवंबर 1913 कहाँ? सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में। किसके नेतृत्व में? तो लाला किसके नेतृत्व में? तो नेतृत्व की बात करेंगे तो हो जाएगा, इसका अध्यक्ष चाहे संस्थापक पूछेगा तो हो जाएगा सरदार मोहन सिंह भाकना। उपाध्यक्ष कहेगा तो केसर सिंह। लेकिन महामंत्री लाला हरदयाल, और लाला हरदयाल के नेतृत्व में ही गदर पार्टी की स्थापना हुआ था। गदर पार्टी ने अपना पहला अखबार 1913 में ही किस भाषा में प्रकाशित किया था? तो उर्दू भाषा में प्रकाशित किया था। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन 1942 में कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया गया था? यानी 1942 में कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो वो था कौन? बम्बई अधिवेशन, बम्बई अधिवेशन। तो याद रखेंगे 1942 के बम्बई अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था। और इसी आंदोलन में इस आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था? तो 9 अगस्त 1942 में हुआ था और गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। भारत का राष्ट्रपति होता है, भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो राज्य के संवैधानिक अध्यक्ष होता है। यानी संवैधानिक प्रमुख कहेगा तो कौन है जाएंगे? राष्ट्रपति। लेकिन वास्तविक कहेगा, वास्तविक प्रधान कौन होते हैं? तो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। अगर कहा जाए तो अनुच्छेद 52 में कहा गया भारत का एक प्रधानमंत्री होगा, यानी राष्ट्रपति के पद की बात किया जाएगा तो अनुच्छेद 52 में। 53 में कहा गया है कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति हो गया, यानी कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति हो गया। राष्ट्रपति के निर्वाचन की चर्चा अनुच्छेद 54 में है। और निर्वाचन में कौन कौन भाग लेगा? 55 में है। और कहा गया है कि राष्ट्रपति के कार्यकाल कितना दिन का होगा? तो अनुच्छेद 56 में उसका चर्चा, अनुच्छेद 56 में चर्चा है। वही कह दें कि बताइए कि योग्यता राष्ट्रपति का क्या क्या होगा? तो योग्यता किसमें है? 58 में है। और राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन की बात अनुच्छेद 57 में है। वही 60 में क्या है? राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण। 61 में क्या है? राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की चर्चा की बात है। यानी याद रखेंगे राष्ट्रपति से संबंधित 52 में कहा गया है राष्ट्रपति का एक पद होगा। 53 में कहा गया है कार्यपालिका का प्रमुख होंगे। 54 में कहा गया है कि इनका निर्वाचन कैसे होगा। और 55 में कहा गया कौन कौन इसमें भाग लेंगे। और 56 में कहा गया इसका कार्यकाल क्या होगा राष्ट्रपति जी का। और 57 में कहा गया है इनका पुनः निर्वाचन की बात किया गया है। और 58 में राष्ट्रपति बनने की योग्यता क्या है। 60 में शपथ ग्रहण की बात किया गया है। 61 में क्या कहा गया है? उनके ऊपर महाभियोग की चर्चा की बात है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन इनमें से कौन सी भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है? यानी भारत के राष्ट्रपति की योग्यता की बात है तो योग्यता की बात अनुच्छेद किस में है? योग्यता की बात अनुच्छेद 58 में है। तो याद रखेंगे अनुच्छेद 58 में क्या क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यता होना चाहिए? तो भारत का नागरिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पहला, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, उनका उम्र 35 वर्ष या उनके ऊपर हो गया हो। तीसरा चीज, लोकसभा का सदस्य निर्वाचन होने की योग्यता रखते हो, यानी लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता उनमें क्या होनी चाहिए। और चुनाव के समय कोई लाभ के पद पर वो आसीन नहीं होना चाहिए। या उनके पास गुण होगा तो भारत के राष्ट्रपति बन सकते हैं। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि वो भारत के नागरिक हो, सही है, ये तो योग्यता चाहिए। वो 35 वर्ष से अधिक आयु के हैं, जरूर हैं तो बन सकते हैं। उसमें लोकसभा के सदस्य निर्वाचन होने के लिए निर्धारित सभी योग्यता होना चाहिए, ये भी सही है।
अगला कह रहा है कि वो संसद के किसी सदन का सदस्य हो, ये तो गलती हो जाएगा, क्योंकि यह क्या हो जाएगा, यह लाभ का पद है। अगला है आपातकाल की घोषणा संसद में अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की जानी चाहिए। कितने दिन के लिए? तो कह रहा है आपातकाल की घोषणा संसद में अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की जानी चाहिए 2 महीना के अंदर। कितने महीना के अंदर? तो भारत में कुल कितने तरह के आपातकाल हैं? 3 तरह का। पहला राष्ट्रीय आपात, दूसरा राष्ट्रपति शासन, तीसरा वित्तीय आपात। राष्ट्रीय आपात की चर्चा अनुच्छेद 352 में, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 में, वित्तीय आपात अनुच्छेद 360 में है। क्वेश्चन कह देगा कि भारतीय संविधान में आपात प्रबंधन कहाँ से लिया गया है? तो जर्मनी के संविधान से लिया गया है, और भारतीय संविधान के भाग 18 में इसकी चर्चा है। अगला क्वेश्चन है मंत्रिपरिषद है। मंत्रिपरिषद है तो मंत्रिपरिषद क्या है? तो मंत्रिपरिषद कैबिनेट से 12 होता है। कैबिनेट से 12 निकाय है, तो याद रखिए मंत्रिपरिषद कैबिनेट से 12 निकाय होता है। मंत्रिपरिषद में कौन कौन आते हैं? तो मंत्रिपरिषद में राज्य मंत्री आते हैं, स्वतंत्र प्रभार के मंत्री आते हैं, तथा मंत्रिपरिषद कौन कौन आते हैं? कैबिनेट मंत्री आते हैं, राज्य मंत्री आते हैं, स्वतंत्र प्रभार के मंत्री आते हैं। इन तीनों को मिलाकर मंत्रिपरिषद कहा जाता है। तो याद रखेंगे कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार के मंत्री, तीनों को मिला दिया जाएगा तो मंत्रिपरिषद है। लेकिन मंत्रिमंडल में कौन कौन आता है? तो कैबिनेट मंत्री प्लस प्रधानमंत्री को मिलाकर कैबिनेट मंत्री कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है राज्यपाल का वेतन किस कोष से दिया जाता है? तो याद रखेंगे राज्यपाल का जो वेतन है वो राज्य के संचित निधि से दिया जाता है। राज्य के संचित निधि से दिया जाता है। और राज्यपाल का वेतन अभी वर्तमान में कितना दिया जा रहा है? 3,50,000 रुपया। यानी राज्यपाल का वेतन राज्य के संचित निधि से दिया जाता है, और राज्यपाल का वेतन वर्तमान में कितना दिया जा रहा है? तो 3,50,000 दिया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है भारत का प्रधानमंत्री होता है। भारत का प्रधानमंत्री सत्ता दल के अध्यक्ष हो सकता है, यानी ऑप्शन नंबर 1, यानी भारत का जो प्रधानमंत्री होता है क्या होता है? सत्ता दल का अध्यक्ष हो सकता है। संसद में समानतः बहुमत दल को ही सत्ता दल कहा जाता है। यानी संसद में जो बहुमत दल हैं उसी को सत्ता दल कहा जाता है, जिसमें संसद सदस्य किसी एक सदस्य को वो अपने में से प्रधानमंत्री पद के लिए क्या करते हैं? चुनते हैं। वह बहुमत दल का अध्यक्ष भी हो सकता है। प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते समय सांसद न होने पर उसे 6 माह के अंदर संसद सदस्य के रूप में निर्वाचित होना आवश्यक है। यानी कहने का मतलब कि बहुमत दल के नेता, बहुमत दल के सांसद जो भी हैं वह किसी को भी प्रधानमंत्री चुन सकते हैं, वो संसद का सदस्य हो या न हो। लेकिन अगर वह लोकसभा तथा राज्यसभा का सदस्य किसी का भी सदस्य न हो उन दोनों में से, तो 6 माह तक प्रधानमंत्री रह सकता है। उसे 6 माह के अंदर किसी न किसी सदन के सदस्य बनना अनिवार्य है। अगला क्वेश्चन है एक व्यक्ति क्या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है? याद रखेंगे एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। हाँ, 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा कहा गया है एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों के राज्यपाल बन सकते हैं। यानी किस संविधान संशोधन के तहत? तो 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल के रूप में कार्य कर सकते हैं। इसलिए क्या हो जाएगा? हाँ। अगला क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय किसे हटाने के लिए राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकता है? तो संघ लोक सेवा आयोग के सभापति तथा दूसरे सदस्यों को हटाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकता है, क्योंकि
संघ लोक सेवा आयोग के सभापति तथा सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। उसे हटाने के अधिकार भी किसे है? केवल राष्ट्रपति का है। अगर कहा जाए कि संघ लोक सेवा आयोग की चर्चा संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 315 में है। अनुच्छेद 315 में है। अगला क्वेश्चन है, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है। यानी न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति किस किस को प्राप्त है? तो न्यायिक पुनरीक्षण की बात करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ हाई कोर्ट को भी प्राप्त है। और न्यायिक पुनरीक्षण यानी पुनर्विलोकन यानी जुडिशियल रिव्यू की चर्चा भारत के संविधान के अनुच्छेद 137 में। और जुडिशियल रिव्यू केवल अमेरिका और भारत में ही लागू है। और हम लोग भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरीक्षण हम लोग किसके संविधान से लिए हैं? तो अमेरिका के संविधान से ग्रहण किए हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में राज्यों को प्राप्त है, माने राज्यसभा में जो सीट का बंटवारा होता है राज्यों को किस आधार पर मिलता है? तो जनसंख्या के आधार पर मिलता है। किसके आधार पर मिलता है? जनसंख्या के आधार पर मिलता है। तो याद रखेंगे कि राज्यसभा में राज्यों को जो सीट मिलता है वो किसके आधार पर मिलता है? जनसंख्या के आधार पर मिलता है। जनसंख्या का आधार पर प्रतिनिधित्व मिलता है। और इसकी चर्चा भारतीय संविधान के 4वीं अनुसूची में है। अगला, राज्यसभा में सर्वाधिक सीट कहेगा किसको मिला है? तो उत्तर प्रदेश को 31 मिला है। अपना बिहार को कितना मिला है? तो 16 मिला है। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान भारत को वर्णित करता है। भारत का संविधान भारत को वर्णित करता है। क्या करता है? तो राज्यों के संघ के रूप में। भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया है भारत राज्यों का संघ है। और भाग 1 में कितने कुल अनुच्छेद हैं? अनुच्छेद 1 से 4 हैं। अनुच्छेद 1 से 4 तक है। भारत में मंत्रिपरिषद के अधिकतम सदस्य लिए जाते हैं। यानी मंत्रिपरिषद के अधिकतम सदस्य किससे लिया जाता है? तो लोकसभा ऑप्शन में है, राज्यसभा नौकरशाही है, अगला ऑप्शन है अंतर्राज्यीय परिषद। तो मंत्रिपरिषद में अधिकतम सदस्य लोकसभा से लिए जाते हैं। इसकी चर्चा संविधान में कहीं नहीं है। इसकी चर्चा संविधान में कहीं नहीं है, लेकिन पारंपरिक रूप से ऐसा पालन किया जाता है कि मंत्रिपरिषद में लोकसभा से अधिक सदस्यों को चुना जाए मंत्रिपरिषद में। अगला क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद के सदस्यों के सामूहिक उत्तरदायित्व का अर्थ है कि वह मंत्रिपरिषद के सदस्यों के सामूहिक उत्तरदायित्व का अर्थ है कि वह अपने अपने विभागों के संचालन के लिए तथा दूसरे विभागों के लिए उत्तरदायी होते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर सी। अगर क्वेश्चन कहेगा मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो लोकसभा के। लेकिन मंत्री व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति? तो राष्ट्रपति के रूप में क्या होते हैं? राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत निजी संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार की सूची से निकाल दिया गया? संविधान के 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से अलग करके उससे क्या कर दिया गया? कानूनी अधिकार अनुच्छेद 300 क में डाल दिया गया। तो याद रखेंगे, वर्तमान में संपत्ति का अधिकार हमारा क्या नहीं है? मौलिक अधिकार नहीं है। किस संविधान संशोधन के तहत? 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत। इसे अब संपत्ति का अधिकार क्या है? तो मेरा कानूनी अधिकार है, जिसकी चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 के क में है। अगला क्वेश्चन है, 26 सितंबर 1995 को 25 किलोमीटर के फासले पर एक विनाशकारी घटना घटी। करेंट अफेयर है उसमें का।
अगला क्वेश्चन है 11 सितंबर 2001 को यूएसए में किस इमारत को आत्मघाती वायुयान हमले से ध्वस्त कर दिया गया? यानी 2001 में यूएसए के इमारत वर्ल्ड ट्रेड सेंटर तो आतंकवादी संगठन अल कायदा ने क्या किया? आक्रमण किया और उसे क्या कर दिया? ध्वस्त कर दिया। तो याद रखेंगे 11 सितंबर 2001 को यूएसए के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादी संगठन अल कायदा क्या किए? अटैक किया और उसे क्या कर दिए? ध्वस्त कर दिया। अगला क्वेश्चन है 28वां नया सम्मिलित भारतीय संघ में कौन सा राज्य है? उस समय जब क्वेश्चन पूछा गया था उस समय 28वां राज्य अपना बिहार कौन था? बिहार से अलग हुआ 15 नवंबर 2000 को। कौन? झारखंड था। लेकिन वर्तमान में नवीनतम राज्य कौन है? तेलंगाना है, जिसकी स्थापना 2014 में हुआ था। 2014 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है किस भारतीय ने रसायन शास्त्र में नोबेल पुरस्कार जीता है? किस भारतीय ने रसायन शास्त्र में नोबेल पुरस्कार जीता है? तो इस ऑप्शन के अनुसार अभी तक किसी ने नहीं जीता है, लेकिन 2009 में वेंकट रमन रामकृष्णन ने रसायन शास्त्र में नोबेल पुरस्कार जीता था। वो किसके साथ मिलकर किस चीज़ के खोज में? राइबोसोम की संरचना और कार्य प्रणाली के खोज में भारतीय मूल के वैज्ञानिक वेंकट रमन रामकृष्ण ने थॉमस एस्टिस जो अमेरिका के तथा आदा यानूम महिला इजराइल के साथ उन्हें क्या किया गया? रसायन का नोबेल पुरस्कार जीते थे, चाहे प्राप्त किए। संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति के नाम बताएं। हटाइए इनमें से कोई मतलब किस राज्य के साथ बिछुआ लोक नृत्य संबंधित है? यानी बिछुआ लोक नृत्य जो है किस राज्य से संबंधित है? तो असम से है। किससे हैं? असम से है। और बिछुआ असम का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। असम के अन्य लोक नृत्य में देखा जाए तो बिहू है, नागा नृत्य है, कली गोपाल है। अगला क्वेश्चन है किस एकमात्र अफ्रीकी नेता को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? एकमात्र अफ्रीकी नेता कौन है? नेल्सन मंडेला जो दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति हैं, उन्हें क्या दिया गया? भारत रत्न दिया गया है। और उन्हें कब दिया गया? 1990 में दिया गया। तो आपको याद रखना है कि दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला को 1990 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है लज्जा उपन्यास का लेखक कौन है? तो लज्जा उपन्यास के लेखक तस्लीमा नसरीन है, जो बांग्लादेश से बिलोंग करती हैं। इनके कुछ और पुस्तकें उपन्यास कौन कौन है? शोध है, निमंत्रण है, फेरा है, फ्रेंच लवर और बेशर्म। लज्जा और बेशर्म बहुत फेमस है। साथ ही साथ शोध, निमंत्रण, फेरा, फ्रेंच लवर। अगला क्वेश्चन है विश्व पर्यटन दिवस कितने तारीख को मनाया जाता है? विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। 10वीं पंचवर्षीय योजना प्रारंभ कब की गई थी? 10वीं पंचवर्षीय योजना अभी तक भारतीय इतिहास में कुल कितने पंचवर्षीय योजना लागू हुआ था? तो पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे तो भारतीय इतिहास में कुल 12वीं के कार्यकाल 2012 से 2017 था। वही कहें 11वीं के कितना था? 2007 से 2012। तो 10वीं के क्या होगा? 2002 से लेकर 2007 तक था। तो याद रखेंगे भारत में 10वीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 2000 से हुआ था। कहा जाए कि पंचवर्षीय योजना हम लोग किसके संविधान से लिए हैं? हम लोग रूस के संविधान से लिए हैं। और पंचवर्षीय योजना के क्वेश्चन का स्थापना कब हुआ था? तो 1950 में। अब पंचवर्षीय योजना के स्थान पर 2015 में नीति आयोग को लागू किया गया, जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं? भारत का प्रधानमंत्री होते हैं। अगला क्वेश्चन है किन राज्यों से होकर चंबल नदी बहती है? चंबल नदी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान से होकर गुजरती है। चंबल नदी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन है भूमि के चारों ओर बद्ध यानी लैंड लॉक कौन सा राज्य है?
तो ऑप्शन के अनुसार बिहार क्या है, लैंडलॉक राज्य है। क्वेश्चन का विश्व का सबसे बड़ा लैंडलॉक देश कौन है, तो कजाकिस्तान है। दूसरा कौन है, तो दूसरा होगा मंगोलिया। दूसरा कौन है, मंगोलिया। किस राज्य के साथ बिहार के दामोदर घाटी परियोजना में साझेदारी किया गया, तो 7 जुलाई 1948 ईस्वी को स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना के रूप में दामोदर घाटी परियोजना अस्तित्व में आया। अरे भारत का पहला कहेगा बहुउद्देशीय परियोजना कौन है, तो कि दामोदर घाटी परियोजना, जिसकी स्थापना 7 जुलाई 1948 को हुआ था। यह बिहार और पश्चिम बंगाल का क्या है, बिहार और पश्चिम बंगाल के साझेदारी से बना था। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य डाक क्षेत्र के 8 के अंतर्गत आता है। डाक क्षेत्र के 8 के अंतर्गत अपना बिहार और झारखंड आता है। तो याद रखेंगे, डाक क्षेत्र 8 के अंदर कौन आता है, बिहार और कौन आता है, बिहार और झारखंड आता है। डाक पिन कोड व्यवस्था की शुरुआत कब हुआ था, तो 1972 में हुआ था। तो याद रखेंगे, अगर क्वेश्चन कह दे कि डाक पिन कोड व्यवस्था की शुरुआत कब हुआ था, तो 15 अगस्त 1972 का हुआ था। और भारत में कुल 9 डाक पिन कोड क्षेत्र हैं। भारत में कुल कितने, 9 डाक पिन कोड क्षेत्र हैं, जिसमें 8वां में बिहार और कौन आता है, झारखंड आता है। वही कहेगा दूसरा में कौन आता है, यूपी और उत्तराखंड आता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय क्षेत्र में 2 ज्वालामुखी द्वीप कौन कौन है। तो भारतीय क्षेत्र में 2 ज्वालामुखीय क्षेत्र हैं, जिनमें से एक है नारकोंडम, दूसरा है बैरन। भारत में 2 ज्वालामुखीय द्वीप हैं, एक है बैरन ज्वालामुखी जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, जो सक्रिय ज्वालामुखी है। आपसे क्वेश्चन के भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन है, तो कौन है, बैरल ज्वालामुखी जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। दूसरा है नारकोंडम जो उत्तरी अंडमान के पूरब में है। यह एक प्रशुष्क ज्वालामुखी है। ये क्या है, प्रशुष्क ज्वालामुखी है। अगला क्वेश्चन है, किस देश का मानक समय ग्रीनविच के मानक समय से कितने गुणज के अंतर में रहता है, तो होगा 4 मिनट। 2 देशांतरों के बीच की दूरी कितनी होती है, तो 2 देशांतरों के बीच की दूरी 4 मिनट की होती है। कितनी की होती है, 4 मिनट की होती है। तो किसी देश का मानक समय ग्रीनविच माध्यम समय से कितने गुणज का अंतर में होता है, 4 का होता है। अगर क्वेश्चन कह दे ग्रीनविच मध्य, जिसे 0 डिग्री देशांतर रेखा भी कहा जाता है, जो कहाँ से गुजरता है, तो ब्रिटेन के लंदन शहर से गुजरता है। और क्वेश्चन कहेगा कि प्रति डिग्री पूरब की ओर बढ़ने पर कितना मिनट समय बढ़ता है, 4 मिनट बढ़ता है। लेकिन प्रति डिग्री पश्चिम की ओर बढ़ने पर 4 मिनट की क्या होती है, कमी होती है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में सड़कों की सर्वाधिक लंबाई है। सड़कों की सर्वाधिक लंबाई की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश है। कौन है, उत्तर प्रदेश। भारत का एक राज्य जिसे कर्क रेखा 2 भागों में बांटती नहीं है, यानी कह रहा है कि कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है, तो भारत के कुल 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, जिनमें से पहला है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा। कुल कितने हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, यानी कुल कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से। अगर क्वेश्चन का इस ऑप्शन में कौन है 8 को छोड़कर, तो एक उड़ीसा है, उड़ीसा से होकर नहीं गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी होती है। सूर्य और पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी कहा जाए, यानी सूर्य और पृथ्वी सबसे नज़दीक कब होते हैं, तो 3 जनवरी को होते हैं। कितने तारीख को होते हैं, 3 जनवरी को होते हैं, जिसे हम लोग क्या कहा जाता है, ऑफशोर यानी पेरीहिलियन, पेरी बने पास में। वही कह जाए सबसे अधिक दूरी पर कब होते हैं, तो 4 जुलाई को होते हैं। कब होते हैं, 4 जुलाई को, जिसे क्या कहते हैं, उपसौर, क्या कहते हैं, उपसर या उपसौर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 53 नंबर, कथन अ, कपास की खेती के लिए भारत में काली मिट्टी सर्वोच्च मानी जाती है। सही बात है, इसीलिए तो काली मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। यह मिट्टी भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्र में विकसित है। प्रायद्वीपीय क्षेत्र में विकसित हैं, ये भी सही है, यानी दोनों के दोनों सही हैं, लेकिन
ब अ का व्याख्या नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, दोनों अ और ब सत्य है लेकिन ब अ का कारण नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन है, अरावली के पश्चिम में, यानी अरावली जो पर्वत राजस्थान में है उसके पश्चिम में पूर्वी भाग की अपेक्षा कम वर्षा होता है। यानी कहने का मतलब अरावली पर्वत के पश्चिम में पूर्वी क्षेत्र के कंपेरिजन में बहुत कम बारिश होता है। कारण भी, अरावली की दिशा दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागरीय शाखा के समानांतर है। ये बात सही है, यही कारण हुआ। कहने के मतलब अरावली पर्वत के जो पश्चिमी भाग है वहाँ वर्षा क्यों होता है, तो उसका कारण है कि अरावली जो पर्वत है दक्षिण पश्चिम मानसून अरब सागरीय शाखा के क्या है, समानांतर है, जिसके कारण क्या होता है, बारिश कम होती है। तो दोनों सही है, ब अ का क्या करता है, दोनों सही है, ब अ का कारण है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए होगा। जैव क्षेत्रीय भंडारों की स्थापना का सर्वाधिक महत्व है, तो कुल जैविक विविधता का संरक्षण के लिए किस राज्य के साथ बिहार की गंडक परियोजना की साझेदारी की गई है। गंडक परियोजना भारत और उत्तर प्रदेश के साथ। प्रसिद्ध चीनी तीर्थयात्री फहियान ने किसके शासनकाल में भारत आया था, तो फहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। अजंता की चित्रकारी इन कथाओं के चित्रण करती है, क्या, जातक कथा। जातक कथा का मतलब बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो क्वेश्चन क्या है, महाराष्ट्र में सह्याद्री की पहाड़ी में स्थित अजंता में कुल कितने गुफाएं, 30 गुफाएं हैं, और अजंता की गुफाओं में बौद्ध धर्म संबंधित चित्र बनाए गए हैं, और गुफाओं के दीवारों तथा छतों पर बनाए गए चित्रों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण चित्र कौन है, जातक कथाओं से जुड़े हुए हैं। बिहार शब्द का अर्थ होता है पर्यटन। बिहार शब्द का अर्थ क्या होता है, पर्यटन। बिहार शब्द का अर्थ है पर्यटन होता है, और प्राचीन काल में बौद्ध मठ या बिहारियों की अधिकता के कारण ही बिहार का नाम बिहार पड़ गया। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे पशुपति। किसकी पूजा करते थे, पशुपति। और मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर में 3 मुख वाले पुरुष ध्यान की मुद्रा में बैठे हैं, उसके सिर पर 3 सिंह हैं, दाहिने तरफ एक हाथी, एक बाघ, बाईं ओर एक गैंडा, एक भैंसा है। बिहार समृद्ध था खनिज में। जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन है, तो पहला है यूपी, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है बिहार। निम्न में से कौन से 3 जिले पश्चिम बंगाल के सीमा पर स्थित हैं, तो बिहार के 3 जिला पश्चिम बंगाल से सीमा बनाती हैं, जिसमें से कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज है। बिहार के कौन से 2 जिले झारखंड से सीमा बनाती हैं, तो मुंगेर और गया। अगला क्वेश्चन है, हर्यक नरेश बिंबिसार की राजधानी कहाँ था, तो हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार था, जिसकी राजधानी राजगिरी या गिरिव्रज था। क्वेश्चन क्या है, भारत में प्रथम सिक्का कहाँ चलन में लाए गए थे, तो भारत में प्रथम सिक्का का चलन कहाँ लाया गया था, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में लाया गया था। हर्ष ने अपना राजधानी परिवर्तित किया था, तो हर्ष का पहला राजधानी थानेश्वर था, बाद में कनौज बना। ठीक है, हर्ष 606 से 647 तक कार्यकाल रहा। उत्तर भारत का अंतिम हिंदू सम्राट था, जिसने आर्यवत पर शासन किया। शशांक को पराजित करने के पश्चात हर्षवर्धन ने थानेश्वर से कनौज अपनी राजधानी का कर लिया, परिवर्तित कर लिया। इन्होंने प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद 3 ग्रंथों का रचना किया था। ये इम्पोर्टेंट है कि प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद 3 नाटक की रचना किसने किया था, हर्षवर्धन ने किया था। किस वर्ष को भारत में आर्थिक सुधार की प्रक्रिया को आरंभ किया गया था, तो 1991 में किया गया था। अब भारतीय प्रायद्वीप के कौन सा शहर 8 डिग्री अक्षांश से निकटतम है, तक कन्याकुमारी। भारत का अक्षांशीय विस्तार कहेगा तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, तथा देशांतरीय विस्तार कहेगा तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। इस प्रकार भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कहेगा, मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कहेगा तो कन्याकुमारी अक्षांश के निकटतम है। हालांकि भारत का दक्षिणतम बिंदु कहेगा तो इंदिरा पॉइंट है,
जो अंडमान निकोबार में स्थित है। इनमें से कौन मिश्र धातु नहीं है? तो मिश्र धातु कौन नहीं है? तो जिंक मिश्र धातु नहीं है। धन्यवाद।